आपका अभिनंदन है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे बिहार प्रगति के पथ पर, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से जनता के सवाल पूछते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि बिहार के भविष्य के लिए उनके पास क्या रणनीति है और अगले 5 सालों में वो बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। और अब हम जिनको मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं बेहद खास हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप सांसद हैं, प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। आपका बहुत अभिनंदन है हमारे न्यूज नेशन के इस मंच पे। और साथ ही साथ मैं हमारे एडिटोरियल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलश्रेष्ठ जी को कहूंगा कि वो हमारे मेहमान को मंच पर लेके आएं। और जैसे कि हमारी परंपरा रहती है, हम अपने मेहमानों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका कुशवाहा साहब। और साथ ही मैं अपने सहयोगी रोहित रंजन को भी बुलाना चाहूंगा, जिस इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू रमेश। आइए सर, हाँ इसमें माइक ले लीजिएगा बस। तो कुशवाहा साहब, तैयारी कैसी चल रही है? वैसे तैयारी किस, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। तो तैयारी किस खेमे के लिए इस बार ज्यादा कर रहे हैं? 2014 में आपने यूपीए के लिए तैयारी की, फिर एनडीए के लिए, तो इस बार एनडीए के लिए तैयारी चल रही है? 2014 में एनडीए, अच्छा यूपीए। इतना हो गया कन्वर्जन की थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। इस बार तो फिक्स है ना? लेकिन देखिए, इस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं, फिक्स्ड कहीं है तो एनडीए ही फिक्स्ड है, और कहीं कोई उसमें इस बार जो कुछ भी मीडिया के माध्यम से इधर उधर की बात चलते रहती है, 100% से ज्यादा फिक्स्ड है। नहीं सर, एक स्टेटमेंट आपने दिया था ना, नाव डूबेंगे तो सब साथ डूबेंगे, तो उसके बाद से कयासों का बाजार साथ डूबेंगे तो हमने यह नहीं कहा कि नाव डूबने लगेगी तो आप लोग डूब जाइएगा, हम छोड़कर भाग जाएंगे, यह तो हमने नहीं कहा। डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, तो साथ तो हमने कहा ही। देखियो अलग पर, यहाँ अगर हम एक मंच पर हम दोनों बैठे हैं, मंच अगर किसी कारण से टूटे तो अकेले हमारी कुर्सी गिरेगी कि आपकी कुर्सी भी गिर सकती है। तो उस संदर्भ में कहा था, वो परिस्थिति या संदर्भ अलग था, और जो बात भी हमने कही थी बिल्कुल सही बात कही थी, इसमें क्या दिक्कत? तो सर कितनी सीटें इस बार मतलब आपके दल को मिल रही है, क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? अब उम्मीद क्या है इसकी चर्चा है, आपके इस मंच से करने से क्या लाभ है? नहीं फिर भी आप कुछ तो सोच रहे होंगे। इसलिए सोच तो रहे हैं, ऐसा हम थोड़े कह रहे हैं कि मन में नहीं है, बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन से चर्चा करेंगे तो उसका थोड़ा नुकसान भले हो सकता है, लाभ तो कुछ नहीं होना है। तो कौन आदमी ऐसा काम करेगा जिसमें नुकसान की ही आशंका है और लाभ का कोई नहीं? मैं आपके विपक्षी दलों की चर्चा में सुन रहा था कि इस बार आप बार्गेन पावर नहीं रख रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको कम सीट भी दे तो एनडीए उसमें। अब इसकी चिंता विपक्ष को क्यों है? इसकी चिंता दूसरे लोगों को नहीं करनी चाहिए, इसकी चिंता तो हमको करनी है ना, कम सीट ज्यादा सीट। अब दूसरे लोग चिंता आप कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि शायद इसके चलते इनको कम सीट मिलेगी, तो इसकी चिंता उनको क्यों है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाह रहे हो कि आप उनके साथ वापस आ जाए? कोई मतलब नहीं है, एनडीए के साथ जनता खड़ी है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ जो लोग भी हैं सब लोग रहने वाले हैं। तेजस्वी से कोई दिक्कत है क्या आपको? व्यक्तिगत रूप से किसी से क्या दिक्कत रहेगी? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब लोगों को भारत के संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि आप अपने हिसाब से राजनीति कीजिए, पार्टी चलाइए, इसमें क्या दिक्कत है? तो व्यक्तिगत रूप से मुझको कोई दिक्कत तेजस्वी या किसी से भी नहीं है। हाँ, राजनीति की जहाँ तक बात है तो उसके हिसाब से राजनीति अपने हिसाब से चलती है, तो हम हैं उनके खिलाफ वाले गठबंधन में है, इसलिए बाकी व्यक्तिगत क्या दिक्कत? जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ आए उस वक्त भी आप थोड़े खफा हो गए थे, ऐसा? निश्चित रूप से अब राजनीति की बात जहाँ होगी तो तेजस्वी और हमारा रास्ता अलग अलग है, और इसलिए हमने बार बार उस वक्त भी नीतीश जी से भी कहा, और आज भी हम यह बात कर रहे हैं कि नीतीश जी ने अपने जीवन में कुछ गलती की है, जिसमें सबसे बड़ी गलती आरजेडी के साथ उनका जाना। राजनीतिक रूप से गलती की बात हम करें, आरजेडी के साथ जाना बहुत ही ब्लंडर था,
बहुत बड़ी गलती उनके लिए थी और इसीलिए हमने उस वक्त भी आग्रह किया लगातार कि नीतीश जी आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप वापिस आइए। हमको खुशी है कि नीतीश जी वापिस आ गए, एनडीए में साथ हैं, उनके नेतृत्व में एनडीए है। गलती किस भाव में आप बताना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आरजेडी को पुनर्जीवित करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, इसकी चर्चा होने लगी, कुछ ऐसा कह रहे हैं क्या आप? आरजेडी को तो वाकई नीतीश जी ने पुनर्जीवित कर दिया, कुरामीन दे दिया, वरना वो तो वेंटिलेशन पर था, मौत की ओर आरजेडी बढ़ रहा था। तो वेंटिलेशन से हटाकर इस तरह का पुनर्जीवन तो उन्होंने दे दिया, इसमें कहाँ कोई दो राय। लेकिन हमने कहा ना कि नीतीश जी इस पॉइंट पर गलत थे, नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, चलिए। तो अच्छा ठीक है, नीतीश जी से अगर गलती हो गई, मैं तेजस्वी के बारे में चूंकि आपसे पूछ रहा था, आपने देखा है तो उनमें प्रतिभा की कमी दिख रही है आपको क्या? वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत युवा कर रहे नेता हैं, करें अभी, लेकिन बहुत मेहनत करने की जरूरत है उनको, अभी गुंजाइश नहीं है। मेहनत करें, अब भविष्य बिहार की जनता तय करेगी। नहीं, तो आप बोल रहे हैं बिहार की जनता तय करेगी, आपने निशांत कुमार का नाम आगे कर दिया, नीतीश जी के बेटे का, वो भी तो बिहार की जनता पे छोड़ देते। नहीं, आगे कर दिया का क्या मतलब? आपने ठीक से अगर देखा हो या लोगों को मालूम है, हमने कभी नहीं कहा कि निशांत को नीतीश जी राजनीति में ले आए या राजनीति में आ जाएं। यह तो व्यक्तिगत डिसीजन होता है न किसी का, इसलिए हम कैसे किसी के बारे में, हमने यह कभी नहीं कहा। हमने अलग संदर्भ में कहा था नीतीश जी से कि पार्टी की जवाबदेही, क्योंकि एक स्टेज के बाद जनता दल यूनाइटेड का कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होगा, तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा। अच्छा, यह हम नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी ने अभी से 3-4 साल पहले ही महसूस किया था। अगर महसूस उन्होंने किया तभी तो उस वक्त उत्तराधिकारी की बात नीतीश जी करने लगे थे जब आरजेडी के साथ थे। खुद ही उनको लगा कि अब हमको पार्टी का उत्तराधिकारी किसी न किसी को लाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी की बात की। तो हमने पार्टी के संदर्भ में कहा, देखिए नीतीश जी का बहुत बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है सरकार चलाने का, और बहुत ही तरीके से अच्छा काम करते हुए सरकार उन्होंने चलाई है। इस बात का लाभ, उनके अनुभव का लाभ बिहार को मिले, अभी भी उसकी आवश्यकता है। इसलिए नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें, यह तो जरूरी है, स्टेट के इंटरेस्ट में जरूरी है, लेकिन पार्टी वाले सवाल पर उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। यह हमने नीतीश जी से आग्रह किया था। हमने सीधे किसी का नाम नहीं प्रमोट किया था कि इनको या उनको। नहीं, तो आपको लगता है कि निशांत के पास उतनी पोटेंशियल है कि वो उत्तराधिकारी बतौर, अगर नीतीश कुमार नाम आगे पोटेंशियल तो जब मंच पर, प्लेटफॉर्म पर कोई आएगा, क्या प्रदर्शन है, तभी ना कोई आकलन करेगा। अभी कैसे हम कह सकते हैं? तो फिर उत्तराधिकारी का जिम्मा आप उनको देने के लिए अगर सलाह भी दे रहे हैं तो सवाल तो हम उठेगा फिर ना कि कहेंगे- और जो कार्यकर्ता थे वो क्या कर रहे थे? हम फिर कहेंगे, जरा मेरी बातों को गौर से सुनिए। हमने यह नहीं कहा कि उनको दीजिए कि उनको दीजिए। हमने नीतीश जी को कहा कि पार्टी आपकी है, कोई डिसीजन आप लीजिए, यह हमने कहा। हमने किसी का नाम थोड़ी प्रपोज किया, और कैसे कर भी कैसे सकते हैं, उनकी पार्टी अलग है, हम अलग पार्टी में हैं। लेकिन आप तो नीतीश जी करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं आपके नीतीश जी। रिश्ते रहे, इसलिए कुछ सुझाव, लेकिन उस सुझाव की सीमा है हमारी, कहां तक सुझाव देना चाहिए, उस मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम सुझाव देते रहे हैं। उस मर्यादा को लांघ करके पार्टी के अंदर किसको क्या बनाए, यह सुझाव देना मेरा काम नहीं। तो इसलिए हमने नाम नहीं किसी का प्रपोज किया ना कभी, हमने उनके ऊपर छोड़ा है कि आप डिसीजन लीजिए, क्या डिसीजन लेना है उनका विषय है ना। अच्छा, तो बिहार में अभी जो स्थिति चल रही है उसमें कुछ मुद्दे, चूंकि आप शिक्षक हैं, अब शिक्षक चूंकि आप रहे हैं इसलिए ताउम्र आप शिक्षक के तौर पर पहचाने जाएंगे। जब लालू काल था उस वक्त में चरवाहा विद्यालय खुला, और आप पे इल्जाम अब यह लगाया जा रहा है कि भाई आपके काल में तो अच्छे अच्छे विद्यालय की कमी हो गई, स्कूल इंस्टीट्यूशन नहीं रहे, पलायन हुआ, बच्चे पढ़ने बाहर जा रहे। शिक्षण संस्थान में क्यों नहीं बिहार डेवलप हो पाए? क्यों कोटा जाना पड़ रहा है, क्यों दिल्ली जाना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, बच्चों को? देखिए, हम बार बार सब मन से कहते हैं, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, एनडीए में हम हैं। बिहार की सरकार ने, नीतीश जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है सभी सेक्टर में, लेकिन 2 सेक्टर ऐसा है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। इसमें जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, यह सच है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि काम जीरो है, काम बहुत हुआ है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। याद होगा सब लोगों को, आपको भी, बाकी लोगों को भी, जब हम भारत सरकार में मंत्री थे और शिक्षा विभाग देखने की जवाबदेही मेरे ऊपर थी,
उस वक्त मैंने राज्य की सरकार के समक्ष कुछ सुझाव रखे थे एजुकेशन में सुधार के लिए। हमने अपनी पार्टी से उस वक्त अभियान भी चलाया था। 25 सूत्री डिमांड राज्य की सरकार के समक्ष शिक्षा में सुधार के लिए हमने रखा था। ठीक है, शुरुआती दौर में नहीं, लेकिन बाद के दिनों में हम जब 17, 18, 19 में बोल रहे थे उस समय नीतीश जी ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन बाद में उन्हीं डिमांड्स में से एक एक डिमांड्स को लेकर के नीतीश जी ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। कई उदाहरण हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो एक एक मांग को नीतीश जी की सरकार ने मान लिया और उसका नतीजा है कि कभी स्कूल कॉलेज बंद रहता था, टीचर नहीं जाते थे, स्टूडेंट नहीं जाता था, लेकिन आज स्टूडेंट भी जा रहे हैं और टीचर भी जा रहे हैं। तो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। नीतीश जी ने बहुत सारे डिसीजंस बाद में चलकर ऐसा लिया जिसके चलते शिक्षा में सुधार अब दिख रहा है। हाँ, आगे और बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो आगे यही सरकार करेगी। सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ। सरकारी आंकड़े जो भी जारी किए गए उसमें 11.5 लाख नौकरियां भी दिखा दी कि हमने सरकारी नौकरियां दी है बिहार से। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई कहाँ दी नौकरी, तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमारे पास विजन था, हमने जो बनाया उसको आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉपी करना शुरू किया। क्या वाकई आप लोग कट कॉपी पेस्ट वाली पॉलिसी पे काम कर रहे हैं? आरजेडी के लोग भी विजन की बात करें तो लोग सुनकर हंसेंगे। क्या विजन उनका है? कुछ मतलब नहीं। विजन की बात आरजेडी के लोगों को तो नहीं करनी चाहिए। विजन उनका वही लाठी में तेल पिलाने वाला ना। क्या विजन है? कोई विजन की बात नहीं है। काम नीतीश कुमार जी ने अपने विजन के साथ किया है, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बाकी और मामला हो। सर, अगर विजन नहीं था तो फिर वो दूसरी बड़ी पार्टी कैसे बन गई? दूसरी बड़ी पार्टी बन गई, बिहार में समर्थन है, एक वर्ग है जो उनके साथ खड़ा है हर परिस्थिति में। तो डेमोक्रेसी में तो गिनती होती है ना, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की बात होती है। तो क्वांटिटी में बिहार में जितने लोग हैं उसमें एक सेक्शन उनके साथ खड़ा है, तो खड़ा है इसलिए पार्टी है। मैं सुधार करके पहली बड़ी पार्टी, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी कह रहे हैं कि एक सेक्शन खड़ा है, यानी यहाँ जातिवाद आ भी है। एक सेक्शन किसकी ओर इशारा है आपका? बिहार में, या बिहार क्या देश भर में, इस संदर्भ में बिहार को थोड़ा ज्यादा बदनाम किया जाता है कि बिहार में राजनीति जात पात के आधार पर लोग करते हैं। बिहार नहीं, देश भर में होता है ऐसा। अब बिहार में आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? उनकी जात के लोग अधिकांश, 100% नहीं, उसमें भी थोड़ा सोच समझ वाले लोग हैं जो हैं एनडीए के साथ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधिकांश हैं उनके साथ। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो मतलब आप मान के चल रहे हैं कि वो जो MY समीकरण की बात करते हैं वो समीकरण आपका वोटर नहीं है, अधिकांश आपके ही शब्द में। देखिए, अब MY में आपने और एक जोड़ लिया, Y के साथ M जोड़ लिया। M जो है वाकई कोई आरजेडी की ओर आकर्षित है, उनके काम से प्रसन्न है, इसलिए उनके साथ खड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको परेशानी है भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ताकत दिखती है उसके साथ वो खड़ा होते हैं। तो प्रशांत, इस कारण से MY समीकरण की बात लोग करते हैं, वरना मुसलमान भाई भी उतने ही प्रताड़ित परेशान आरजेडी की सरकार जब थी तब होते थे, या उनके लोगों से होते हैं जो बाकी लोग होते हैं। कुशवाहा साहब, एक लाइन अभी आपने कही कि वो बीजेपी से परेशान या हम लोगों हाँ, से। बिल्कुल भाई, तो मतलब आप मान रहे हैं कि मुस्लिम परेशान है? परेशान मुस्लिम है, गलत परेशान है। परेशान उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह एक अलग सवाल है, लेकिन लोग तो परेशान अपने को व्यक्त करते हैं उसी रूप में। क्यों करें? पर नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है, एक से एक गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया है, उन्होंने घर बनाने का काम किया, उन्होंने पानी की व्यवस्था की, उन्होंने बिजली देने की व्यवस्था की, घर घर में शौचालय बनाने का काम किया, गैस का कनेक्शन देने का काम किया, जिसमें मुसलमान भाइयों को नहीं दिया क्या? इसमें कोई मुसलमान और हिंदू का ख्याल नहीं रखा, सबको दिया। तो हर तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सरकार पूरी कर रही है। नीतीश कुमार जी ने भी एक से एक काम किया, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर अगर कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को उनको दूर करना चाहिए। सब काम किया, सबका साथ सबका विकास लेकर चले,
फिर भी अगर ये मन में संशय आ है गए- तो है, अच्छा, इसको हम कह दें कि नहीं है। नहीं तो फिर ये भी तो माना जाता था कि जेडीयू के पास मुस्लिम वोटर्स भी रहते थे, तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब जेडीयू ज्यादा घुल मिल गए इसलिए वोटर चले गए? देखिए, इसमें भी कहाँ कोई जेडीयू के साथ होते थे, अब कम है, लेकिन अब सीएए एनआरसी का समय आया तो उसमें पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी कुछ ज्यादा अपने विचारों के हिसाब से अलग दिखती थी, बीच के दिनों में बहुत अलग नहीं दिख रही थी, तो फिर इसका कंफ्यूजन तो होता है लोगों में ना। तो आपके पास ये वोटर नहीं है? नहीं है ऐसा थोड़े कह रहे हैं, नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम है। कंफ्यूजन है, कम है। हाँ कम है, इसमें कहा कोई है ही, ठीक बात है। तो इस चुनाव में वो वोट चोरी का जो मुद्दा वो लेकर आ रहे ये हैं, तो बिल्कुल बेमतलब का मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, हमने बार बार कहा, उस वक्त भी एसआईआर को मुद्दा लेकर जो लोग चल रहे थे बिहार की सड़कों पर, उनसे हमने कहा, उनके कहने का आशय यही था कि इंटेंशनली महागठबंधन के वोटर्स को टारगेट करके ये लोग नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहे हैं, यही वो कह रहे थे कि टारगेट कर रहे हैं, हमारे वोटर्स का नाम हटा देंगे। हमने कहा कि ऐसा अगर टारगेट कर रहा है वास्तव में इलेक्शन कमीशन, तो आप बिहार के किसी गांव से 100-200 लोगों को मीडिया के सामने लाइए और बताइए कि जो 100 लोग हैं अमुक गांव के हैं, अमुक मतदान केंद्र पर वोट करते हैं, और 100 लोग महागठबंधन को वोट देने वाले हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, मीडिया के सामने लाइए। अगर 100 लोग कहीं से लाते लोग मीडिया के सामने और इस तरह की बात करते, तब लगता कि वास्तव में एसआईआर मुद्दा है ही नहीं। अगर मुद्दा होता तो जनता अभी तक रिएक्ट कर जाती, सड़क पर आ जाती इस बात को लेकर के। किसी का वोट का अधिकार छीन लेना, संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार यही दिया है देश में, वोट का अधिकार, इसको अगर सरकार छीन ले इंटेंशनली तो लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए कोई इशू नहीं। सर आप कह रहे हैं कोई इशू नहीं है, तो बताइए मुझे इस बार इशू है क्या बिहार में? आपके मुताबिक पलायन मुद्दा नहीं है, पलायन होता रहा, हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ला दिया। आपके मुताबिक रोजगार मुद्दा नहीं है, आंकड़ों में तो हमने 10 छोड़िए 11.5 लाख से ऊपर रोजगार दिखा दिया। आपके मुताबिक हम शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, तो फिर रैली में ज्यादा नहीं होगी, फिर तेजस्वी को मेहनत करना चाहिए, फिर मुद्दा क्या है? हमने कभी कहा जिन चीजों का आप नाम ले रहे हैं कि सब मुद्दा नहीं है? हमने तो बिल्कुल नहीं कहा। देखिए 100% किसी भी समस्या का समाधान हो गया, हमने दावा किया क्या? हमने कहा क्या कि शिक्षा में अब कोई सुधार की जरूरत नहीं, 100% हो गया, दुनिया में जो शिक्षा की व्यवस्था कहीं भी है बिहार में हो गई? हमने कहा क्या? हमने कहा क्या कि पलायन 100% रुक गया? हमने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, इस दिशा में सरकार काम कर रही है और जहां से शुरू हमने किया था वहां से बहुत दूर तक बिहार आगे बढ़ा है, अभी काम बाकी है, उसको करना है। हम यह बार बार करें कि हर क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन एकदम अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए कि इसके आगे कोई काम ही नहीं है, ऐसा हम दावा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार काम करने वाली है, लोगों का भरोसा है, आगे जो काम बचा हुआ है फिर सरकार करेगी। नहीं तो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने कामों का हिसाब दीजिए, आप बार बार जंगल राज क्यों याद दिलाते हैं? भाई सामने अगर विपक्ष में वही लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से कंपैरिजन की बात तो हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए कई बार इस तरह की बात आ जाती है, वरना अपना काम का हिसाब तो दे ही रहे हर तरह से। रोज माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं शिलान्यास उद्घाटन के काम में, या उसको छोड़ दीजिए, वो आंकड़ा की बात छोड़ दीजिए, सरकारी आंकड़ा की बात दिख रहा है ना। अभी से 15 साल पहले कोई बिहार आया होगा या बिहार का वासी ही 15 साल पहले कहीं चला गया होगा, अब 15 साल के बाद आएगा तो पटना को भी नहीं पहचान पाएगा। पटना तो छोड़ दीजिए, अपने गांव को भी ठीक से नहीं पहचान पाएगा। बिहार के गांव में 22 घंटा 24 घंटा बिजली रहती है, ये किसकी देन है? सड़कों का जाल बिछ गया, किसकी देन है? घर गरीबों का बना, किसकी देन है? गरीब लोगों के घर में गैस कनेक्शन, कभी गरीब महिला सोचती भी थी कि हमको गैस मिलेगा और उस पर हम खाना बनाने का काम करेंगे। हम लोगों को ध्यान में है, हमको भी पहली बार जब लेना पड़ा था गैस का कनेक्शन
तो माननीय एमपी साहब के यहाँ जाकर गुहार लगाना पड़ा था। उस समय एमपी लोगों को मिलता था 5 कूपन कोटा, उससे हमको लेना पड़ा था। आज जितना गैस की जरूरत है ले लीजिए। ये कैसे हो रहा है? तो इसलिए काम दिखता है, अब इसमें कहीं कोई आंकड़ा की जरूरत नहीं। तो फिर वो प्रशांत किशोर आंकड़े ही तो पेश करके आ रहे हैं, उनको चुनौती मान रहे हैं कि नहीं? अब फिर आप कहां से कहां चर्चा करते चले गए। हम बार बार बोल रहे हैं इस तरह के सवाल के जवाब में, उसी को हम यहां भी दोहराएंगे आपके मन से। सामने जो ग्राउंड फील्ड सजा है, उस फील्ड में एक तरफ एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन, इन्हीं दोनों के बीच मैच होने वाला है। आप देखते रहिए, कौन जीते हारे वो एक अलग विषय है, लेकिन इसके अलावा जो फील्ड में है ही नहीं, अब उसकी चर्चा आप कीजिएगा तो इस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। अच्छा चलिए, मैं आपकी पार्टी से रिलेटेड लास्ट सवाल सिर्फ ये पूछ लेता हूँ। एक आंकड़ा फिर भी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई सब आधा आधा तो बांट लेंगे, वो बीजेपी और जेडीयू वाले बड़ी बड़ी सीटों पे। चिराग वहां पे दावा ठोकेंगे, हम वाले बोलेंगे हमने अच्छा परफॉर्म किया था। कुशवाहा साहब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे, वहाँ जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे ना। आप क्या बोल करके आप मतलब नहीं हो पा रहा, तभी तो शायद अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया। नहीं, अभी तो बैठक ही औपचारिक रूप से नहीं हुई है, तो नहीं हो रहा है क्या मामला है। बैठक होगी, उसमें कोई बात होती, बैठक हुई रहती, तब आप कहते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी कहाँ है, अभी तो कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। हो जाएगी बैठक और डिसीजन भी हो जाएगा। तो मतलब ये संदेश साफ विपक्ष को भी पहुंच जाना चाहिए कि यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज फाइन। संदेश पहुंचना क्या है ही, और सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र साहब हमसे जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपेंद्र कुशवाहा साहब को सुना और उन्होंने बताया कि इनकी पार्टी का विजन क्या है और किस तरह से तैयारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।